नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटती, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे आज के समाज का आईना भी दिखाती है। किताब है एमजे अकबर की गांधीज हिंदुइज्म, द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम। और ये सिर्फ दो नेताओं की कहानी नहीं है, ये दो अलग अलग नजरियों की कहानी है। बिल्कुल। एक तरफ गांधी, जिनका हिंदू धर्म, जैसा कि किताब कहती है, सबको जोड़ने वाला एक पुल जैसा था, और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका इस्लाम धीरे धीरे एक अलग पहचान और आखिर में एक अलग देश की मांग का आधार बन गया। सही कहा। ये दो ऐसी सोच की टक्कर थी जिसने भारत के भविष्य की दिशा ही पूरी तरह से बदल दी। बिल्कुल। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा और उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे हुआ। और सबसे बड़ा सवाल जो ये किताब हमारे सामने रखती है वो ये है कि क्या हम आज भी जाने अनजाने में वही गलतियां दोहरा रहे हैं? ये सवाल ही इस पूरी बातचीत की नींव है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1915 से, जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। हाँ, और ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि जब गांधी लौटे तब जिन्ना पहले से ही भारतीय राजनीति के, आप कह सकते हैं, एक बड़े सितारे थे। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस में उनका बड़ा रुतबा था, वो एक कामयाब वकील थे, मॉडर्न सोच वाले थे और पढ़े लिखे मुसलमानों की एक दमदार आवाज माने जाते थे। शुरुआत में तो दोनों एक ही मंच पर थे, पर उनकी दुनिया देखने का नजरिया वो बिल्कुल अलग था। और यहीं एमजे अकबर किताब की सबसे बुनियादी बात रखते हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि गांधी का हिंदू धर्म सर्वसमावेशी था, मतलब वो सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते थे। उनके लिए धर्म लोगों को जोड़ने की ताकत थी। अच्छा। वहीं जिन्ना का इस्लाम अपनी एक अलग पहचान के संघर्ष पर टिका था। उन्हें लगता था कि एक बड़ी आबादी के बीच अपनी पहचान को बचाए रखना और उसके लिए राजनीतिक हक मांगना जरूरी है। तो टकराव के बीच तो शुरू से ही मौजूद थे। ये कोई बाद में पैदा हुई बात नहीं थी। हाँ, सोच का ये फर्क जमीन के नीचे हमेशा से था। बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक दौर ऐसा आया जब लगा कि शायद ये दोनों रास्ते एक साथ चल सकते हैं, एक पुल बन सकता है। और वो मौका कौन सा था? ये मौका था 1919 से 1924 के बीच हुए खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन, इसे तो अक्सर हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर देखा जाता है। गांधी और जिन्ना दोनों ने इसका समर्थन किया था। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? जो एकता इतनी मजबूत दिख रही थी वो रेत की तरह हाथ से फिसल क्यों गई? ये एक बहुत दिलचस्प मोड़ था। देखिए, पहले ये समझना जरूरी है कि ये आंदोलन था क्या। हाँ। असल में पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा का पद खत्म किया जा रहा था, जिन्हें दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान अपना आध्यात्मिक नेता मानते थे। अच्छा। तो भारत के मुसलमानों में इसे लेकर बहुत गुस्सा था। गांधी जी ने इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का एक सुनहरा मौका देखा। उन्होंने सोचा कि अगर हिंदू इस मुश्किल में साथ देंगे। बिल्कुल। उन्हें लगा कि अगर हिंदू इस मुश्किल घड़ी में मुसलमानों का साथ देंगे तो दोनों समुदायों के बीच एक अटूट रिश्ता बन जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा दांव था। और जिन्ना का क्या नजरिया था इस पे? जिन्ना ने भी आंदोलन का साथ दिया, लेकिन उनकी सोच ज्यादा राजनीतिक थी। गांधी इसे एक नैतिक और आध्यात्मिक आंदोलन के तौर पर देख रहे थे, दिलों को जोड़ने का एक जरिया। और जिन्ना? वही जिन्ना इसे मुसलमानों के राजनीतिक मोल भाव की ताकत बढ़ाने का एक मौका मान रहे थे। वो देख रहे थे कि कैसे इस मुद्दे पर मुसलमानों को एकजुट करके एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बनाया जा सकता है। तो एक दिल से सोच रहा था, दूसरा दिमाग से। आप ऐसा कह सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही तुर्की में खिलाफत का मुद्दा खत्म हुआ, भारत में भी ये आंदोलन बिखर गया। और जो एकता दिख रही थी वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। दोनों समुदायों के बीच की दूरियां वो पहले से भी ज्यादा बढ़ गईं। स्रोत में इसकी तुलना बहुत अच्छे से की गई है, जैसे दो अच्छे दोस्तों के बीच कोई गहरी गलतफहमी हो जाए और वो बैठकर बात करने के बजाय एक दूसरे से मुंह फेर लें। चुप्पी उस रिश्ते को धीरे धीरे खा जाती है। तो यहाँ असली विलन कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि बातचीत का बंद हो जाना था। संवाद की कमी वही असली जड़ थी। और इसी संवाद की कमी ने 1920 के दशक में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। रास्ते वो पूरी तरह से अलग होने लगे। इसी दौर में गांधी जी बार बार राम राज्य की बात करते थे। किताब साफ करती है कि उनके लिए इसका मतलब कोई हिंदू धार्मिक राज्य नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। उनके लिए वो एक आदर्श राज्य था, जहां न्याय हो, बराबरी हो और सब सुखी हो। लेकिन राजनीति में नियत से ज्यादा प्रतीक का मतलब निकाला जाता है। और यही मुश्किल खड़ी हो गई।
हाँ, गांधी टीरे राम राज्य एक आदर्श का प्रतीक था, लेकिन राजनीतिक मंच पर जब ये शब्द इस्तेमाल हुआ तो जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इसे एक हिंदू धार्मिक राज की स्थापना के संकेत के तौर पर पेश किया। अच्छा, मतलब उन्होंने इसे ऐसे दिखाया कि देखो, कांग्रेस के राज में सब कुछ हिंदू प्रतीकों के हिसाब से ही होगा। बिल्कुल, नियत भले ही समावेशी हो, लेकिन प्रतीक का राजनीतिक इस्तेमाल खतरनाक साबित हुआ। और इसी डर ने जिन्ना को दो राष्ट्र सिद्धांत की तरफ और धकेल दिया। हाँ, उन्हें और उनके समर्थकों को लगने लगा था कि एक मिले जुले भारत में मुसलमानों के राजनीतिक और सांस्कृतिक हित वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इस सोच को सबसे ज्यादा ताकत मिली 1937 के चुनावों के बाद। हाँ, 1937 के चुनाव वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थे। बहुत बड़ा। मुस्लिम लीग की बुरी तरह हार हुई थी और इस हार ने जिन्ना को ये एहसास दिलाया कि लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया में जहां संख्या का खेल होता है, मुस्लिम लीग शायद कभी अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पाएगी। और इसी हार के बाद उन्होंने वो नारा दिया। हाँ, इस हार के बाद ही उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली नारा दिया, जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को बदल कर रख दिया। इस्लाम खतरे में है। ये तो एक बहुत इमोशनल नारा है। इसने लोगों पर क्या असर डाला होगा? इसने मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से के मन में डर और असुरक्षा की एक गहरी भावना पैदा कर दी। उन्हें यह महसूस कराया गया कि कांग्रेस के शासन में उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये एक नारा नहीं था, ये अलगाव की आग में घी डालने जैसा था। बिल्कुल। यहीं से वो अलग पहचान का संघर्ष, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, एक राजनीतिक हथियार बन चुका था। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी टीम में कप्तान बदल जाए और कुछ खिलाड़ियों को लगने लगे कि अब उनकी कोई सुनेगा ही नहीं, उन्हें नजरअंदाज किया जाएगा। हाँ, और फिर वो अपनी अलग टीम बनाने की सोचने लगते हैं। शायद किताब यही सिखाती कि बहुमत की जिम्मेदारी सिर्फ शासन करना नहीं, बल्कि ये भरोसा दिलाना भी है कि हर आवाज सुनी जाएगी। हाँ, और किताब इसी बात पर जोर देती है। लेखक कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ बहुमत का राज नहीं, बल्कि भरोसे का राज होता है। और 1937 के बाद यही भरोसा टूटने लगा था। और जब ये भरोसा टूटता है तो नतीजे बहुत भयानक होते हैं, जैसा कि हमने 1940 के दशक में देखा। 1940 का दशक, ये सोचते हुए भी डर लगता है। ये वो दौर था जब बातें हाथ से निकल चुकी थीं। 1946 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। हाँ, सीधी कार्रवाई। ये किस तरह की कार्रवाई थी? ये एक खुली पुकार थी कि अब बातें नहीं होंगी, एक्शन होगा। और इसका नतीजा भयानक था। कलकत्ता से लेकर नोआखाली तक दंगे भड़क उठे, हजारों लोग मारे गए। मतलब जो पड़ोसी सालों से साथ रहते आए थे, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। राजनीतिक लड़ाई अब सड़कों पर आ चुकी थी और इसकी कीमत आम लोग चुका रहे थे। और इस नफरत की आग के बीच गांधी क्या कर रहे थे? गांधी उस वक्त शायद सबसे अकेले इंसान थे। जब दिल्ली में सत्ता के बंटवारे की बात हो रही थी, तब वो 77 साल की उम्र में बंगाल के नोआखाली के गांवों में नंगे पैर घूम रहे थे। अकेले? बिल्कुल अकेले। वो एक गांव से दूसरे गांव जाते, लोगों से शांति की अपील करते, भाईचारा बनाए रखने की भीख मांगते। उन्होंने भूख हड़तालें की, अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, नफरत का जहर इतना फैल चुका था कि उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह लग रही थी। ये सोचना भी कितना मुश्किल है। एक तरफ सीधी कार्रवाई की पुकार और दूसरी तरफ एक अकेला आदमी शांति के लिए चल रहा है, और अंत में देश बंट गया। आखिर में ये दो विचारों का ही नतीजा था। एक विचार अहिंसा, संवाद और साथ रहने का था। दूसरा विचार टकराव, अलग पहचान और राजनीतिक सत्ता का था। और अंत में टकराव वाले रास्ते ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया। और यहाँ से सबसे बड़ी और दर्दनाक सीख यही मिलती है कि हिंसा किसी मसले का हल नहीं होती। वो सिर्फ जख्म देती है जो शायद कभी नहीं भरते। और हैरानी की बात ये है कि ये बहस, ये दो रास्ते आज भी जिंदा हैं। स्रोत में फरवरी 2025 की द फ्राइडे टाइम्स की एक काल्पनिक स्टडी का जिक्र है। उसका नतीजा बड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, वो स्टडी कहती है गांधी की अहिंसा और जिन्ना की संवैधानिक सोच आज भारत पाक रिश्तों को समझने और सुधारने के लिए पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक मिनट, गांधी की अहिंसा तो समझ आती है, लेकिन जिन्ना की संवैधानिक सोच? आज के दौर में जब दोनों देशों के बीच इतनी कड़वाहट है, तब उनकी सोच की बात क्यों हो रही है? ये एक बहुत गहरा पॉइंट है। स्टडी का इशारा जिन्ना के शुरुआती दौर की तरफ है,
जब वो बंटवारे के समर्थक नहीं थे और संवैधानिक तरीकों, कानून और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते थे। अच्छा, स्टडी ये कहती है कि आज भी दोनों देशों के बीच के मसलों को सुलझाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, गांधी का अहिंसक रास्ता और बातचीत में यकीन, और जिन्ना की तरह अपने हकों के लिए संवैधानिक और कानूनी लड़ाई लड़ने का नजरिया, ना कि हिंसा का। मतलब इतिहास हमें ये बता रहा है कि जिन दो रास्तों ने हमें तोड़ा, उन्हीं के शुरुआती सिद्धांतों में हमें जुड़ने का रास्ता भी मिल सकता है। ये तो कमाल की बात है। यही इतिहास की खूबसूरती और त्रासदी है। वो कभी मरता नहीं, बस रूप बदल बदल कर हमारे सामने आता रहता है। जिन सवालों से गांधी और जिन्ना जूझ रहे थे, उन्हीं सवालों से आज भी हम एक अलग रूप में जूझ रहे हैं। इतिहास हमें बार बार सिखाने की कोशिश करता है, बस सवाल ये है कि क्या हम सीखने को तैयार हैं? तो इस पूरी बातचीत के बाद एमजे अकबर की किताब का निचोड़ क्या है? लेखक का वो कौन सा संदेश है जो हमारे साथ रहना चाहिए? किताब के अंत में एक बहुत खूबसूरत और ताकतवर संदेश है, धर्म को प्यार बनने दो, न कि हथियार। मुझे लगता है ये एक लाइन ही पूरी किताब का सार है। वाह, धर्म को प्यार बनने दो, न कि हथियार। अगर मैं इस पूरी चर्चा से मिली सीखों को समेटने की कोशिश करूं तो ऐसा लगता है कि कुछ बातें साफ हैं। पहली, कि बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि चुप्पी ही सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरी, हिंसा का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ले जाता है। और तीसरी, एक मजबूत देश वो नहीं होता जहां सिर्फ बहुमत की चलती है, बल्कि वो होता है जहां हर छोटी से छोटी आवाज को इज्जत और सुरक्षा महसूस होती है। और सबसे जरूरी सीख, इतिहास को ध्यान से पढ़ो, सिर्फ तारीखें याद करने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि हम कहाँ गलत थे, ताकि हम वो गलतियां फिर से न दोहराएं। बिल्कुल, जिनकी इतनी बड़ी कीमत हमारे पूर्वजों ने चुकाई है। मुझे लगता है कि आज के इस बटे हुए माहौल में ये किताब पढ़ना और भी जरूरी हो जाता है। ये एक आईने की तरह है। सही कहा, जिसमें हमें दर्द भी दिखता है, सीख भी मिलती है और एक चेतावनी भी। ये हमें एक ज्यादा समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करती है। तो इस चर्चा के अंत में हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। गांधी जिन्ना की इस कहानी का कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है? वो कौन सा मोड़ था जहाँ से लगता है कि शायद, बस शायद, चीजें अलग हो सकती थीं? इस पर जरूर सोचिएगा, और अगर ये बातचीत अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा जरूर करें। स्रोत में ये भी कहा गया है कि अगली बार किस किताब पर बात की जाए, इसके लिए सुझाव दें। आपकी आवाज हमारा रास्ता तय करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।